हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। आपने वो न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे मुझे उम्मीद है, और आपने उसका प्रैक्टिस भी करी होगी। और डेरिवेशंस हम लोग लगा चुके हैं काफ़ी, तो आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपको सब अब क्लियर हो गया होगा। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इसी का पढ़ेंगे, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की ये समझिए, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत फ्लक्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी से सारी चीज़ें हम आगे करते हुए जाएंगे। विद्युत फ्लक्स ऐसे ही अभी हम जो विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, आगे मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊँगा, तो सेम कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। तो आप यहीं पे पूरा समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो आगे हम जाके मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे आगे उसमें। तो पहले तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें और कैसे होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन पढ़िए आप मेरे साथ। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, इमेजिन करा गया किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाएं पढ़ता है, आपको पढ़ रखी हैं कि संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाली संख्या ही बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो वो जो लाइंस हैं वो किसी क्षेत्र में से निकलेंगी, तो वही कहलाती हैं विद्युत फ्लक्स। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन आप अपने आप लिख पाएंगे। देखिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है, इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं कैसे, ये क्या है बताओ, ये क्या होता है, पढ़ा है नहीं, क्या है ये, फाई, क्या बोलते हैं इसे, फाई। तो हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, फाई ई से, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ई, और दूसरी चीज़ आती है ए क्या होता है, एरिया। एरिया समझते हैं ना आप लोग, एरिया। मैं सिर्फ आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या आएगा इसका। फाई ई बराबर आएगा ई ए, मतलब इसमें दो चीज़ें जरूरत पड़ती है, ई और ए की। तो ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मतलब विद्युत बल रेखाएं जो भी निकल रही हैं वो। ए क्या हो गया, ए यहाँ पे हो गया हमारा एरिया क्षेत्रफल, समझना, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो ये सब क्षेत्रफल हो गया, किसी में से निकल सकता है। तो एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों चीज़ों को हम डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। मतलब एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। एरिया होता है ना, एरिया सदिश राशि है या फिर अदिश है। स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई, वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने हमें बताई है एरिया, जो भी आपने पढ़ रखा है पीछे, एरिया इस क्या नाम, कैसी क्वांटिटी बताई आपने, स्केलर क्वांटिटी। तो आप गलत हैं। एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। आप तक जो आप पढ़ते हुए आए हैं पीछे की स्केलर क्वांटिटी एरिया, तो वो भूल जाइए कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, आप समझते होंगे कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सदिश राशियाँ ध्यान है ना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी होंगी। सदिश राशियाँ ध्यान है ना, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। जो एरिया है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो पहले थोड़ी हम एरिया की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड। ये मान लीजिए मैंने कोई ये साइड ले ली, ये हो गई ए, ये भी हो गई ए, ठीक है। तो इसका एरिया बताएंगे, आप बताएंगे एरिया क्या होगा, तो आप बता देंगे झट से एरिया क्या होगा। इसका एरिया निकालने में क्या आप कहेंगे, ये तो वर्ग है, साइड बराबर है, बस एरिया निकाल दो। तो एरिया बता देंगे, इसका एरिया हो जाएगा, क्या होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है, तो बता देंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बेटर नहीं रहेगा हम, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी आपको मैं बता रहा हूँ, तो उस तरीके से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर एरिया आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम साइडों के नाम दे देते हैं ए बी, और ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो एरिया बराबर हम क्या लिखेंगे, आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ा है आप लोगों ने। तो ए के ऊपर वेक्टर, ये क्रॉस बोलेंगे ना, बी और सी। तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए,
और इसकी वैल्यू कितनी है बी सी की, ये भी ए है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या ये सही लिखा है हमने, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम ऐसे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर के कैप या फिर ए स्क्वायर माइनस के कैप। अब आप लोग को उसमें थोड़ा उलझन हो रही हो कि ये क्या लिख दिया, ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर माइनस के कैप। सबर करो ज़रा, बता रहे हैं हल्के हल्के समझेंगे हर चीज़। तो देखिए हमने जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रखी कि एक्स डायरेक्शन में क्या होता है आई होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है के होता है। एक्स डायरेक्शन में आई, वाई में जे और जेड में के। तो इसका लिखने का रीज़न क्या है वो देखिए। अब जो लाइन मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से चाहे नोट डाउन कर लो या फिर आप कुछ भी कर लीजिए। तो एरिया कैसे बताई हमने कि मैंने बताया, देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, बस ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो एरिया है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैं आपको बताने को केवल डायरेक्ट फार्मूला बता सकता हूँ कि फाई बराबर ई डॉट ए हो गया, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बेसिक है, इसे पता होना चाहिए। बताने को क्या हम बता दें, फार्मूला डायरेक्ट मैं बता दूँ अभी फाई बराबर ई डॉट ए, बस शुरू हो जाए, आगे गॉस कीपर में शुरू कर देंगे। थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा आप देखेंगे ना, तो इसलिए हम ये मैं चीज़ बता रहा हूँ कि एरिया कैसे क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब मेन चीज़ है कि एरिया की डायरेक्शन, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप, इसका रीज़न क्या है, ये हमें एरिया की, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन। देखिए जो यहाँ पे मैंने निकाला है, वैसे मैंने ये निकाल दिया कि डायरेक्ट आपने कि हम वेक्टर नहीं लेना है, इसके अंदर माना है, तो एरिया स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख दिया, एरिया मतलब इसका इस वाले का। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और स्केलर क्वांटिटी में होता है केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन हम बता रहे हैं ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। समझ रहे ना मेरी बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर में। तो ये तो ए स्क्वायर तो केवल इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे। अब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, के कैप लिख दिया, यहाँ के लिए क्या लिख दिया माइनस के कैप। इसका मतलब क्या हो गया के कैप का, कि जो एरिया की डायरेक्शन है इसमें, एरिया की जो डायरेक्शन है इसमें वो जेड एक्स की तरफ है। के क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है जेड, और एक्स क्या आई जे क्या जे के, तो के मतलब जेड डायरेक्शन में। अब वो होगी कैसे, वो आपको ये लाइन बताएगी कि होगी कैसे वो। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये बहुत ध्यान से, क्या डायरेक्शन ऑफ एरिया इज, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। ये लाइन बहुत ध्यान समझनी, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस की, कि कोई भी सरफेस हो गई ये, उसके कैसे होगी परपेंडिकुलर, आपको पता है लंबवत, समझ रहे हैं ना अभी, लंबवत व लंबवत। जो डायरेक्शन, देखिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखिए मैं इतनी चीज़ें, एरिया को आपको बहुत ध्यान समझना, तभी मैं पूरी आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, की एरिया कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। अभी तक आप लोग स्केलर पढ़ के आया था कि मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरिया वो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यही बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जो डायरेक्शन होगी एरिया की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस के, मतलब जो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। तो ये देखिए ये सरफेस ऐसे में है इस तरीके से एक्स वाई में, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगी, जेड अक्ष में आ जाएगी, इस तरीके से होगी ये जेड अक्ष में, तो ये कैसी आ गई ए स्क्वायर माइनस के कैप। मैं भी आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेरा यकीन मानिए। मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद एक आपको एग्जाम्पल दूंगा बिल्कुल सेम ऐसा ही, तो अभी आप लोग इतने आराम से बता रहे होंगे कि डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन निकालनी आप बहुत अच्छे से समझिए। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हमने एरिया की बात कर ली कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब दूसरी बात आती है ई की। एक होता है ना कि फार्मूला लिखा हमने फाइव बराबर ई ए, फाइव बराबर क्या लिखा ई ए, तो वो देखिए वो कैसे होगा। देखिए मान लीजिए हमने कोई ये एरिया ले लिया, ठीक है, कोई भी एरिया। अब इस एरिया से जो लाइन पास होगी वही क्या कहलाती है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो फाई है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे और एक ई पे। अब ई पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो फ्लक्स है, जैसे दो लाइनें गुजर रही हैं, तो फाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्रफल इसका वही सेम रखा है, ठीक है, वो ये सेम चीज़ है बिल्कुल, जितना इसका क्षेत्रफल है उसका इतना है। अब यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से हो गया ये इस तरीके से। अब देखिए फाई बराबर यहाँ पे कितनी आ गई, फ्लक्स कितना हो गया 4। इन दोनों में रीजन वो समझना आपको अंतर, कि
कि यहाँ 5 बराबर 2 5 बराबर 4। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी 4, ज़्यादा भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, जो ई था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कर दिया, वो ज़्यादा कर दिया, मतलब इसके मुकाबले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कर दिया। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। आपने पीछे पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो बताई थी कि जितनी घनी लाइनें हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब ज़्यादा निकलेगा इसमें। तो यहाँ लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाएंगे उतनी ही लाइंस क्या होंगी, उतनी ही लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब उतनी ही आपकी जो रेखाएं होंगी वो ज़्यादा निकलेंगी, घनी हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ई के, समझ रहे हो। तो ये फाई ई किसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाएंगे उतनी लाइन से क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, मतलब लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाएंगे वैसे ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5 बराबर 2 थी, यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसे हमने बढ़ा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया तो लाइन से भी क्या हो जाएंगी, जो लाइन्स होंगी निकलने वाली रेखाएं वो भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा। दूसरा केस आता है एरिया का। अच्छा एरिया केस देखिए, वो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, एरिया का केस। जैसे मान लीजिए एक हमने ये एरिया लिया, ध्यान समझना, वो चीज़ अलग थी, ये मैं एरिया के केस बता रहा हूँ। तो एरिया हमने ये ले लिया, तो इससे लाइन निकली है ऐसे करके, ठीक है, ये लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब एरिया इसका दिया बड़ा, एरिया क्या कर दिया, एरिया मैंने इसका बढ़ा दिया, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया। तो अब देखिए क्या होगा, यही लाइन है, एरिया जब बढ़ा दिया तो क्या हो गया भाई, तो ये लाइंस इस तरीके से आ गई। मतलब समझ रहे हैं आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कि एरिया जब ये था और फिर एरिया बढ़ा दिया, तो देखिए ये जो लाइन थी ये इसके क्या आ रही थी, इसमें नहीं आ रही थी, इसके अंदर से जा रही थी, तो केवल यही वाली वैलिड होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होएगा। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होंगी, वो भी उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एरिया के इंक्रीज करने पर जो फ्लक्स होएगा फाई ई वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा आप कहेंगे लाइन है सर ऐसे क्यों निकल रही हैं, ऐसे क्यों नहीं आ रही, ऐसे क्यों नहीं आ रही। तो डेफिनेशन बता दिया गया है कि जो जो आप एरिया लेंगे उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, एरिया के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अगर लाइनें इस तरीके से आएंगी, लाइनें अगर इस तरीके से आएंगी तो वो इनवैलिड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी। एरिया के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, एरिया के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दो चीज़ें पढ़ी क्या हमने, फाई ई के बारे में दो चीज़ें पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है एक तो ये, और दूसरा क्या पर डिपेंड करता है, एरिया पे। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बढ़ती जाएंगी, तो भी फ्लक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एरिया बढ़ाते जाएंगे, अब एरिया बढ़ाएंगे, एरिया देखिए पहले यहाँ पे छोटा था, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें नहीं आ पा रही थी, तो ये गिनती नहीं होगी इनकी, क्योंकि फ्लक्स में से नहीं निकल पा रहे, मतलब तो फ्लक्स नहीं बन पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वही ली जाएंगी जो इस किसके परपेंडिकुलर निकलेंगी एरिया में से। तो एरिया अब क्या करा, यहाँ पे एरिया कर दिया इंक्रीज, अब एरिया इंक्रीज कर दिया तो ये वाली जो लाइनें थी वो भी इसके अंदर से निकलने लगी परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मतलब एरिया बढ़ाने पर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसे बढ़ाने पर फाई ई क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या बनेगी कंडीशन की फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई कह सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कह सकते हैं। तो अब इनको कंबाइन करोगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट ए, क्या आ जाएगा, ई डॉट ए। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, ई डॉट ए। तो ये सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फाई ई डॉट ए हमने पढ़ रखा है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे क्रॉस लगा देना कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, समझ रहे हो कि ई है वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, सही है। तो फाई बराबर, और डॉट आपने पढ़ रखा है, डॉट क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, समझे। एरिया कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा पे डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से लाइनें आ रही हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई एरिया, समझ रहे। इसका अच्छा वो बताइए आप, इसका मात्रक बताइए मुझे, फाई ई का, फाई का मात्रक बताइए जल्दी से, क्या होएगा। तो फाई का मात्रक हो जाएगा, ई का आपने पढ़ रखा है, ई का मात्रक पढ़ाया था पीछे, क्या था, न्यूटन अपॉन क्या था, कूलम, और ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो गया, फाई ई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बीमा इसकी बताइए डायमेंशन,
बेमा आप खुद निकालेंगे, बेमा आप निकाल लेना अपने आप, खुद ही निकाल लेंगे बेमा, सही है। ये निकाल दूँ मैं, चलो निकाल ही दे रहे हैं। न्यूटन की बेमा बताइए mL/t-2, इसकी हो जाएगी L², और कूलाम की आपको पता है क्या होती है, AT। सॉल्व कर लेंगे। बेमा देखिए रटनी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ आपको मैं, mL³ t की घात कितनी, ये ऊपर जाएगी -3 और a की भाग -1, तो ये बेमा आ गई इसी डायमेंशन। तो बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि फाई बराबर ये क्या होता है, E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड, और A। तो मैंने E के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इंक्रीज़ करोगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, और एरिया केस बताया जैसे जैसे एरिया बड़ा करोगे तो भी फ्लक्स बढ़ जाता है, वो आपको एग्जांपल दे दिया हमने। फिर एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि और जो एरिया की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया कैसा होगा, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमने निकाली है डायरेक्शन इसकी, कि जो यहाँ पे एरिया होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जेड की तरफ जा रहा होगा। जैसे ऐसे ही अगर आप इसका एक और ले लें, जैसे सरफेस का ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इस तरीके से ये हो गया कोई, मान लीजिए, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये इस तरीके से ले लीजिए आप, तो बतानी है इसकी क्या होगी। तो इसका सॉरी ये वाला मत लीजिए, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये बना लीजिए, इस तरीके से हो गया, ये हो गया मान लीजिए x, ये ले लिया y, और ये हो गया z, और ये ले लिया हमने एक इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, ये इसकी मतलब उधर जाओगी यार, तो ये इस तरीके से होएगा। तो अब बताइए इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका आपको पता है सर्किट, इसका क्या, πr²। अब ये किधर है, किसके, ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, जो इससे निकलने वाला फ्लक्स है। देखिए अगर आपको इस पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला केवल ध्यान रखना है, ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर, किसके बताई थी ना कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर इस तरीके से होगी, तो ऊपर के लिए तो जेड पे क्या करेगा डिनोट, जेड पे डिनोट करता है के कैप, ठीक है, क्या के कैप, या फिर π² - के कैप। अब के कैप और माइनस के कैप का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिवली होगी या फिर इस तरीके से इसके नीचे, मतलब अगर माइनस वाली लेंगे आप तो वो कैसी होगी, देखिए इन दोनों में से एक डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर सवाल लगाएंगे तो इन दोनों में से एक डायरेक्शन लेंगे, लेकिन पूरे सवाल में अगर ये लिए तो आप यही लेंगे, अगर ये माइनस वाली लिए तो यही लेंगे। दो डायरेक्शन हो सकती है, ये के वाली ऐसे करके ऊपर के लिए, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में, और अगर πr² माइनस में है तो वो अंदर की तरफ, मतलब नीचे वाली लेंगे, आप समझ रहे हैं ना। देखिए ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो आपको इधर फार्मूला ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, फाई बराबर E.A, और वहाँ पे E है cos थीटा, ठीक है। ऐसा एक सवाल ले लेते हैं, तो शायद आपको ये जो एरिया की बात है वो शायद पूरी क्लियर हो जाए सही से। वो देखिए सवाल, आप सवाल अच्छे से पढ़ना है आपको। क्या देखिए कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है 1.2 I कैप प्लस 1.66 J कैप, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलाम। वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रहा है, वाई जेड तल के समांतर है, किसके तल के समांतर, वाई जेड तल के। तो चलिए अब बनाते हैं चित्र पहले। तो देखिए ध्यान समझना आपको, इससे आपको एरिया की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कैसी होगी। देखो x y z, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर का कह रहा है ना कि वाई और जेड तल के समांतर है, इस तल के समांतर है। तो जो एरिया रखा होगा वो कुछ इस तरीके से रखा होगा, ठीक है, बना देना है। वाई जेड तल के समांतर बोल रहा है तो वो इस तरीके से, ठीक है, वाई जेड तल के समांतर ये हो गया। तो पहले ई लिख लो, कितना है ध्यान समझना है आपको, ई बराबर कितना दे रखा है, 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप, ठीक है। अब बात एरिया की आ रही है ए, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब देखो आप अब यहाँ पे फंसोगे आप। अगर मान लो आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आ रही है, अब यहाँ पे 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता, मान लो क्या पता, एक ही जगह आप आई वाले में रख दो, आई कैप रख दो, जे कैप रख दो, सॉरी के कैप रख दो, जे कैप रख दो, तो आपको यहीं पहचानना है कि ए जो लिया जाएगा वो आई कैप लिया जाएगा या जे कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगी, या तो एक्स की तरफ होगी या वाई की तरफ होगी या फिर जेड की तरफ होगी। तो ए बराबर कैसे लोगे आप, या तो आई लोगे तो आई कैप लेंगे, या फिर जे कैप लेंगे, या फिर के कैप लेंगे, मतलब समझ रहे हो। ए बराबर या तो आप 0.2 I लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो आपको एक वेक्टर इसका भी चाहिए होगा कि आई में, या फिर ए बराबर 0. के कैप लेंगे, या फिर ए बराबर 0.2
जे कैप लेंगे तो आई लें, जे लें, के लें या जे लें, आई जे के में तीनों में से एक लें। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे अगर आपने एरिया वाले का केस नहीं पढ़ रखा कि एरिया जो है वो लेना कैसे है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी मैंने आपको एरिया बताया कि वेक्टर क्वांटिटी और किस तरीके से पूरा आपको मैंने ड्राइव करवाया कि किस तरीके से आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, बताया कि डायरेक्शन इज़ द एरिया ऑफ परपेंडिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे आपका पेज फंस सकता है कि कैसे लेना है, तो वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ई हो गया इतना। अब ए हम आई लें, जे लें या के लें, तो वो कह रहा है कि वाई जेड तल के समांतर है। तो वाई और जेड तल के समांतर है, इसका मतलब वाई जेड तल के समांतर है। तो जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से होगी। किस तरीके से होगी? परपेंडिकुलर, या इस तरीके से, समझ रहे हैं? इस तरीके। तो इधर जो ए की वैल्यू होगी वो एक इधर होएगा, इधर साइड होगा, मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो 0.आई कैप आएगी। समझ? तो क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू 0.आई कैप। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप यही कन्फ्यूज हो कि के से मल्टीप्लाई करें या जे से मल्टीप्लाई करें। अगर वो कहता है कि एक्स जेड के समांतर है तो वो कहाँ जाता? वो फिर इधर साइड में आता, वाई के परपेंडिकुलर होता। तो इतनी ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.आई कैप। सही है। अब निकाल देंगे फाई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर, मतलब फ्लक्स तो निकालना है फ्लक्स आपको, तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। ई की वैल्यू रख दीजिए 1.2 आई प्लस 1.6 जे, और ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0.2 आई कैप। बस मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई आपको आती होगी या ये भी भूल गए हो? ये तो आती होगी ना, तो ये कर देना क्या, 1.2 इंटू 1.2 क्या आई, और इंटू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.24। अब मैं निकालते रहना, तुम लोग तो होशियार होगा। 0.Nm² अपॉन कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी इसकी डिमा आप लोग निकाल लें और सही से कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दे रहा हूँ, वो नोट कर लें आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन दोनों नोट कर लें। क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना दे रखा है, पर क्षेत्रफल -4 के मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए बराबर -4 के कैप दे रखा है। इसका मतलब क्या है? वो वाई जेड में है। वो कैसा है? वो एक्स वाई में होएगा, और जेड तल के कैसा होगा? मतलब वाई जेड तल के समांतर होएगा, तभी वो आप जो डायरेक्शन ली वो कहाँ ली है? इसके वाले में वो के में, वो कहाँ गई डायरेक्शन? के में गई है, इसीलिए। समझ रहे हैं? ऐसी इस वाले में कितनी है? टेन जे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक्स और जेड तल के समांतर होएगा। तो आपने कैसे, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो परपेंडिकुलर होगा किसके? वाई अक्ष के। तो इसलिए यहाँ पे टेन जे आई है। तो इसलिए वाई डायरेक्शन आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे तो दे रखी है, यहाँ पे हमने निकाली थी। तो आइए आपको ये दोनों आप क्वेश्चन लगा लेना। तो हमने गॉस का लॉ पढ़ा। देखिए डायरेक्शन में का खेल है, इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्शन में आपको बहुत ही ज़रूरी समझना है। तो आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं। अगले टॉपिक में जो है हम गॉस लॉ डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गॉस लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।